नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आज 13 राज्यों की 3 लोकसभा और 29 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव जो हुए थे उसके नतीजे आ रहे हैं। इन चुनावी नतीजों से किसी की सरकार भले ही ना बने, लेकिन इसका ऑल इंडिया मैसेज क्या होगा इस पर सबकी नजर रहेगी। बिहार में लालू के मैदान में उतरने के बाद नीतीश के लिए यह चुनाव बड़ा इम्तिहान है। तारापुर और कुशेश्वर नाथ सीट पर भले ही जेडीयू आगे हो, लेकिन पल पल पासा पलट रहा है। दूसरी ओर एमपी में शिवराज की भी बड़ी अग्नि परीक्षा है। खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी आगे है और इसके अलावा 3 असेंबली सीटों पर बीजेपी आगे है। हालांकि हिमाचल और राजस्थान में बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस दोनों सीटों पर आगे है, तो हिमाचल की मंडी सीट पर कांग्रेस की लीड बढ़ती जा रही है। इसके अलावा 3 असेंबली सीटों में से बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर आगे है और बंगाल में भी बीजेपी के लिए बुरी खबर है, क्योंकि टीएमसी 4 सीटों पर ही आगे चल रही है। तो आपको बता दें या इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से जो बंगाल की 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 बीजेपी के पास थी और 2 इसमें थी टीएमसी के पास, लेकिन अब 4 सीटों पर ही टीएमसी आगे चल रही है। और मंडी लोकसभा सीट की अगर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो वहां पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस की प्रतिभा सिंह 1906 वोट से आगे चल रही है और 3 विधानसभा सीटों में भी 2 पर कांग्रेस आगे चल रही है, जो कि जयराम ठाकुर के लिए अच्छी बात नहीं है। वहां के मुख्यमंत्री के लिए यह बड़ी चुनौती है कि क्या 1 लोकसभा सीट और 3 जो वहां पर विधानसभा की सीटें उसमें से बीजेपी कितने पर काबिज हो सकती है। असम की बड़ी खबर आपको बता दें, भवानीपुर से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो इस वक्त तो 5 जो विधानसभा सीटें हैं असम में, वहां पर बीजेपी आगे चल रही है। मतलब साफ मैसेज है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो वहां पर मुख्यमंत्री है, उनके लिए अच्छी खबर है कि जो 5 विधानसभा की सीटों पर उनकी पार्टी यानी बीजेपी आगे चल रही है। तो यह अच्छी खबर है बीजेपी के लिए भी, साथ ही साथ मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए भी कि उनके जो तमाम 5 कैंडिडेट हैं 5 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो असम की तस्वीर क्लियर हो गई। दूसरी तरफ हमने बंगाल की तस्वीर आपको बता दी, जहां पर बीजेपी के लिए अच्छी खबर इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी के वहां 77 कैंडिडेट्स जीते थे, जिसमें से कुछ चले गए थे टीएमसी में और 2 उनके जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने लोकसभा सीट रिटेन किए थे, जिसमें से सबसे दिनहाटा की जो सीट बहुत अहम मानी जाती है कूच बिहार से है और कूच बिहार बीजेपी का गढ़ माना जाता है बंगाल में, और जहां से निशित परामानिक लोकसभा में सदस्य हैं यानी लोकसभा में। और दूसरी बात आपको बताएं कि वो केंद्र में मंत्री भी हैं, लेकिन उनकी जो सीट थी जिससे वो जीते थे विधानसभा की दिनहाटा, वहां पर जो टीएमसी है 50,000 वोटों से भी आगे चल रही है। और हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं। चंडीगढ़ से पुनीत परिंजा है, जयपुर से मनीष भट्टाचार्य है, नीतीश चंद्र इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़े हैं और भोपाल से अनुराग अमिताभ है। नीतीश का हम जरा रुख करते हैं। नीतीश, वहां इंटरेस्टिंग बहुत है क्योंकि लालू वहां पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। फिलहाल वहां पर क्या लग रहा है कि जिस तरह से दावे किए थे तेजस्वी यादव ने कि दोनों सीटें हम ही जीत रहे हैं, और अभी क्या हवा लग रही है? देखिए, अभी तो शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझान में एक बात तो बिल्कुल साफ दिख रही है कि कांटे का मुकाबला है। कभी जेडीयू आगे निकल रही है, कभी आरजेडी आगे निकल रही है। अभी कुशेश्वर स्थान से जेडीयू आगे हो गई है करीब 579 मतों से, और वहां पर मैं देख रहा हूं कि लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की जो पार्टी है उसके भी 1703 वोट हैं। तो ये देखना होगा कि एलजेपी का वोट क्या इस बार भी जेडीयू को नुकसान पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा। दूसरी तरफ तारापुर की यदि बात करें तो वहां भी काफ़ी कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है आरजेडी और जेडीयू में। वहां देखिए एक नया प्रयोग किया है इस बार आरजेडी ने, एमवाई जो समीकरण था आरजेडी का उससे बाहर निकलने की कोशिश की है और वैश्य समाज से जो प्रत्याशी हैं उनको टिकट दिया है। और ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि ये प्रयोग कितना सफल होता है। तो सामाजिक समीकरण में एक नया प्रयोग आरजेडी की तरफ से इस उपचुनाव के जरिए करने की कोशिश की गई है। दूसरी बात कि कांग्रेस से जो रिश्ता तोड़कर आरजेडी ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं उसकी भी परीक्षा होनी है कि आखिर इसका कितना फायदा होता है या नुकसान होता है। तो ये सारी बातें आज देखनी है, लेकिन इतना साफ है कि इस उपचुनाव में जिस तरह से पूरी ताकत झोंक दी है दोनों गठबंधन ने, काफी दिलचस्प है ये मुकाबला। और शुरुआती रुझान में ये बातें दिख भी रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बिहार में जो सत्ता का जो गणित है वो बहुत ही नजदीकी मामला है, जो जादुई आंकड़ा है उसके बहुत करीब का मामला है। तो ऐसी स्थिति में ये नतीजे जाहिर सी बात है 243 में से 126 का जो आंकड़ा है फिलहाल उनके पास है, यानी कि नीतीश कुमार और यानी एनडीए के जो गठबंधन है। लेकिन आपको बता दें कि जो दूसरा गठबंधन है जिसका जिक्र कर रहे थे अभी नीतीश चंद्र आरजेडी का, वो सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा में और उनको शायद लगता है कि अभी उनकी गठबंधन की बात की जाए तो 110 के करीब उनका आंकड़ा बनता है। अगर वो निकाल लेंगे तो 112 तक पहुंच जाएंगे। खैर, लेकिन लालू प्रसाद चुनावी मैदान में उतरे जिसके बाद से बहुत इंटरेस्टिंग हो गया था। लेकिन एक अच्छी खबर हम जो देखने को मिल रही है शिवराज सिंह चौहान के लिए मिल रही है। भोपाल से हमारे साथ अनुराग अमिताभ है। शिवराज सिंह तो खुश होंगे फिलहाल, अभी तक के जो रुझान है अमिताभ?
निश्चित तौर पर खुशी की बात भी है। दरअसल ये जो चुनाव पूरे देश में होते हैं, ये मिजाज तय करते हैं आगे आने वाले चुनाव का। मध्य प्रदेश में जिन 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव है और 1 लोकसभा सीट पर जो चुनाव है, निश्चित तौर पर इन चारों पर बीजेपी अभी जो चौथा राउंड चल रहा है तकरीबन चारों पर आगे है। और अगले साल जो 5 राज्यों में चुनाव है उस पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि मिजाज इसी से तय होता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो 2 बड़ी जो सीट्स हैं, एक रेगांव की सीट है जो पहले से बीजेपी के पास थी, और दूसरी पृथ्वीपुर जो कांग्रेस के पास थी। ये दोनों वो सीट्स हैं जो यूपी की बॉर्डर से सटी हुई है, सतना और जो दूसरा है निवाड़ी जिला। ऐसे में इन चारों सीटों में से 2 पहले से कांग्रेस के पास थी, 2 बीजेपी के पास थी। अगर ये जो 2 सीट जीतती हैं जो बॉर्डर स्टेट पे हैं, तो अगले साल जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कहीं ना कहीं सीधा सीधा फर्क पड़ेगा कि क्या बीजेपी की जो शिवराज सिंह चौहान सरकार थी, इन 15 महीनों में उसने वो काम किया है जिससे जनता खुश है, और इसी के चलते वो चुनाव जीती है। वहीं दूसरी तरफ अग्नि परीक्षा की अगर बात कहें तो अग्नि परीक्षा कमलनाथ के साथ है, क्योंकि कमलनाथ 2018 का चुनाव था उसमें बहुमत से जीते थे, सरकार बनाई थी, लेकिन उनकी सरकार गिरी। अभी वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पिछली जो 28 उपचुनाव हुए थे 28 सीटों पर पिछले साल जो नवंबर में, उसमें से सिर्फ 9 सीटें जीत पाए थे, 19 सीटें बीजेपी के पास थी। ऐसे में उनके 15 महीने का कार्यकाल, कमलनाथ के 15 महीने का कार्यकाल वर्सेस अब जो 15 महीने का कार्यकाल है शिवराज सिंह चौहान का, इसकी तुलना हो रही है। इससे देखा जा रहा है कि क्या ये जो 4 सीटें हैं अगर ये बीजेपी के पास आती हैं तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा उत्तर प्रदेश के साथ साथ, और साथ ही साथ अनुराग मैसेज तो ये भी जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान, जिनको माना जाता है कि उनका गढ़ है मध्य प्रदेश और उस गढ़ के वो शिवराज हैं, तो एक बार फिर से उसको साबित कर देंगे। चलिए हम जरा रुक करते हैं उस जगह का जहां पर बीजेपी के लिए, क्या है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि हमारे साथ पुनीत है। पुनीत, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं उससे जयराम ठाकुर, उनके लिए क्या ये मैसेज सही जा रहा है? मंडी, इसके अलावा बाकी जो सीट है उस पर पीछे है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ पर मंडी में, तो मंडी में प्रतिभा सिंह लगातार जो है वो अपनी लीड बनाई हुई हैं, और वहाँ पर लोकसभा चुनाव चल रहा है, उसका बाई इलेक्शन है। अगर तीनों सीटों की बात करें वहाँ पर, तो विधानसभा के भी 3 वहाँ पे सीटों पर चुनाव है, जिसमें बीजेपी को सिर्फ एक ही जगह जो कि वहाँ पर फतेहपुर में है, वहाँ पर बीजेपी लीड में है, बाकी 2 जगह पर बीजेपी जो है वो पीछे चल रही है। और अगर हम बात करें यहाँ पर जुब्बल कोटखाई की, तो वहाँ पर तो बीजेपी तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। वहाँ पर जो सिटिंग एमएलए थे जिनका देहांत हुआ था, नरेंद्र बरागटा, उनके बेटे को टिकट नहीं दिया था, वो आजाद उम्मीदवार वहां पर तौर पर वहां पर मैदान में उतरे और वो लीड वहां पर बनाए हुए हैं, तो वो भी वहां पर जीत की ओर बढ़ रहे हैं। तो बीजेपी के लिए वहां फिलहाल हिमाचल से तो अच्छी खबर फिलहाल अभी नहीं आ रही है, एक सीट जरूर वहां पर वो लीड कर रही है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी अभय चौटाला जो है वो लगातार अपनी बढ़त जो है वो बनाए हुए हैं यहाँ पर ऐलानाबाद के अंदर, और वहां पर भी बीजेपी जो है दूसरे नंबर पर है, लेकिन कांग्रेस के लिए वहां पर भी अच्छी खबर है। कांग्रेस, अगर हम बात करते हैं ऐलानाबाद की, तो हरियाणा में तो सीट तो अभय चौटाला की थी, तो वापस अगर उनके पास जाती है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि किस तरह से खट्टर साहब के ऊपर तो बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन असर अगर पड़ सकता है तो जयराम ठाकुर के ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि उपचुनाव जो होते हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का परफॉर्मेंस एक तरह से लेकर आता है सामने की कैसा जा रहा है और जनता के बीच में किस तरह की उनकी पॉपुलैरिटी है। पॉपुलैरिटी की बात अगर हो रही है तो हम चलते हैं मनीष के पास। मनीष, राजस्थान में गहलोत और साथ ही साथ उनके सामने उन्हीं के खेमे के हुए हैं सचिन पायलट, क्या आपसी खेमे का कुछ असर इन चुनावों में दोनों में देखने को मिलेगा? और अगर इसमें परफॉर्म नहीं कर पाते हैं मुख्यमंत्री गहलोत, तो क्या इसका असर उनके ऊपर उल्टा पड़ सकता है और जो दूसरा खेमा है वो भारी पड़ सकता है सचिन पायलट का? देखिए, बिल्कुल इस खेमेबाजी में अशोक गहलोत को अपना चेहरा जो है वो चमकाने, और खास बात यह है कि अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ये दोनों सीटों पर जीत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। वो भी ऐसे वक्त पर जब बार बार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है राजस्थान में, अजय माकन और तमाम दिल्ली से तमाम बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं, और इन दोनों सीटों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बार जाकर ताबड़तोड़ सभाएँ की हैं, 1-1 दर्जन सभाएँ एक दिन में की हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदरूनी कलह के चलते अशोक गहलोत ये दिखाना चाहते हैं कि पार्टी में अंदरूनी कलह बहुत ज़्यादा नहीं है और मेरा ही कमांड सबसे ज़्यादा सही है और मेरे ही नेतृत्व में पार्टी बहुत ज़्यादा राजस्थान में आगे बढ़ रही है, तो इन दोनों सीटों पर चुनाव जीतना उनके लिए जरूरी है। बहरहाल अभी जो धारियावद और बल्लभ नगर है ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। हालांकि गजेंद्र सख्तावत जो कि कांग्रेस के विधायक थे, उनकी ही पत्नी को टिकट दिया गया है, लिहाजा भी कांग्रेस आगे ज़्यादा बढ़त कर रही। लेकिन यहाँ पर एक नाम है रणधीर भिंडर, जो कि बीजेपी को समर्थन दिया था, उन्होंने निर्दलीय
विधायक हैं और बीजेपी से इनके करीबी रिश्ते भी रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं। मेवाड़ की ये दोनों सीटें हैं, मेवाड़ में प्रतिष्ठित सीटें मानी जाती हैं और यहाँ पर बीटीपी का भी बहुत ज़्यादा प्रभुत्व है क्योंकि ट्राइबल एरिया है और ये नई पार्टी बनी है। पिछले चुनाव में बीटीपी ने लंबी चौड़ी बढ़त हासिल की थी और यही वजह थी कि जब अशोक गहलोत की सरकार बनी मनीष, कुल मिला के सहयोग भी दिया इस था। परफॉर्मेंस पर नजर रहेगी सचिन पायलट की सबसे ज्यादा कि अगर यहां पर गहलोत दोनों सीटों में अगर जीत जाते हैं फिर तो उनकी पकड़ मजबूत हो गई पार्टी के ऊपर, और साथ ही साथ जिस तरह से उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं सीट को लेकर, अगर नहीं कर पाए तब जाके कुछ लगता है कि दूसरे खेमे को फायदा हुआ। लेकिन बंगाल की बात आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बंगाल इलेक्शन हमने सबने मिलकर उसको कवर किया था और आप देखिए कि वहां पर जो चारों सीटें हैं, चारों सीटों पर क्या हाल अभी मिल रहा है, अपडेट क्या आ रहा है चारों सीटों का? देखिए अमित, इन बंगाल की चारों सीटों में दो सीटें सबसे ज़्यादा अहम है। एक हो गई दीनहाटा और दूसरी है खरदा। दीनहाटा इसलिए अहम है क्योंकि उदयन जो है वहाँ पर वो एक बार फिर से विधायक बनना चाहते हैं। इससे पहले 2 बार वो विधायक रहे हैं, लेकिन पिछली बार जब अप्रैल का जो उपचुनाव हुआ था तो वहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और यही वजह है कि टीएमसी एक बार फिर से उनको टिकट दिया है और वो फिर से आगे बढ़त बना रहे हैं। और खरदा की सीट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि शोभन देव चट्टोपाध्याय इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जो भवानीपुर से ममता बनर्जी ने जो सीट ममता बनर्जी के लिए जिन्होंने सीट हासिल की थी। हालांकि दोनों ही सीटों पर टीएमसी ने बहुत ज्यादा आगे बढ़त बनाए रखी है, लेकिन कुल मिलाकर यहां पर माना जा रहा है कि ये 2 सीटों पर ही सबसे ज्यादा नजरें हैं और इन दोनों सीटों पर टीएमसी लगभग 30 से 40 हजार वोटों से आगे चल रही है। अमित, ठीक है, जैसा कि मनीष ने बताया, आपको बता दें कि बंगाल की जो चारों सीटें उसमें से 2 बीजेपी के पास थी, 2 यहां पर सीटें थी टीएमसी के पास, लेकिन अब चारों सीटों पर आगे चल रही है टीएमसी। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि शायद अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, लोकसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं यहाँ पर सीटों पर, उसमें खंडवा एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसका जिक्र अमिताभ भी कर रहे थे, और साथ ही साथ बिहार की, लेकिन हमको बता दें कि जो पूरी की पूरी ये इलेक्शन से भले 2 सीट है लेकिन सारा का सारा जो दारोमदार हम कह सकते हैं कि अब जो सामने आके नजर आता है वो है कि क्या लालू का फैक्टर काम कर रहा है। नीतीश, क्या नीतीश के लिए लालू फैक्टर कहीं मुसीबत बन सकता है क्या? नीतीश, आपको आवाज मिल रही है? जी जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या लालू का जो फैक्टर है वो नीतीश के लिए क्या मुसीबत बन सकता है? देखिए बिल्कुल, लालू यादव यहाँ पर जब से आए हैं उन्होंने एक तरह से अपने कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ा ही, और उसके बाद से हमने देखा कि जो चुनाव प्रचार था उसमें भी काफ़ी तेज़ रफ्तार आई। दूसरी बात कि लालू यादव जिस तरह से सत्ता सरकार बनाने गिराने में माहिर माने जाते हैं, उनके जो संपर्क हैं उसकी भी चर्चा समय समय पर होती रही है। तो उसके बाद से इस तरह की चर्चाएं होने लगी कि यदि उपचुनाव में 2 सीटें आरजेडी जीत जाती है तो वैसी स्थिति में फिर लालू के लिए खेल करना आसान हो जाएगा। हालांकि 110 अभी है महागठबंधन का आंकड़ा, 2 सीटें यदि जीतती भी है तो 112 ही होता है, जो कि 10 का फासला भी रहेगा जादुई आंकड़े से। लेकिन ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक यदि मिल जाएंगे तो ये आंकड़ा 117 हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में मांझी और जो मुकेश सहनी की पार्टी के जो 8 विधायक हैं उनमें से सिर्फ 5 की जरूरत रह जाएगी। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो सत्ता का गणित है वो गड़बड़ा सकता है, ये संभावना हो सकती है। हालांकि बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन सहनी और मांझी पर ही पूरी तरह से ये निर्भर हो जाएगा और जो फासला है और वो कम होगा। तो इस मायने में हम देखें कि लालू यादव जब यहाँ से आए हुए हैं उसके बाद लगातार वो अपने नेताओं से संपर्क में, और आज भी देखिए उपचुनाव में उन्होंने तेजस्वी यादव को दरभंगा भेज दिया है। कल से ही तेजस्वी वहाँ पर बने हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष से जो जगदानंद सिंह है उनको उन्होंने तारापुर में लगा रखा है और पूरी नजर रखी है उन्होंने कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें जिस तरह से प्रशासनिक गड़बड़ियों का आरोप लगाया था आरजेडी ने, उसको देखते हुए पहले से ही पूरी तैयारी की गई है। और निश्चित रूप से लालू यादव ने भी पूरी ताकत झोंकी है। उनकी तबीयत खराब है फिर भी वो उन्होंने चुनाव प्रचार में समय दिया, 2 जगह गए और काफी वहां पर उन्होंने जो जनता है उनसे अपील की। तो जिस तरह से लालू यादव ने ताकत झोंकी है, आरजेडी का उत्साह बढ़ा है और निश्चित रूप से आरजेडी को उम्मीदें हैं कि इस उपचुनाव के बाद आरजेडी की जो ताकत है और बढ़ेगी। जिस तरह से आपने बताया कि वहां पर जो गणित है, किस तरह से आंकड़ों का खेल बदल सकता है अगर इन 2 सीटों पर आरजेडी जीत हासिल करती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।